नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आज मेरे साथ में एक स्पेशल पर्सन है और वो स्पेशल इस रूप में है कि अभी हाल फिलहाल में स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ी मतलब एक भर्ती है, उसकी चर्चा चल रही है, ईओआरओ की भर्ती। लेकिन बच्चों के अंदर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि ये ईओआरओ इसका एग्जैक्ट काम क्या होता है। कई जगह ये अफवाह फैलाई जाती है कि एसडीएम से भी पावरफुल होता है, इसमें पावर बहुत ज्यादा होती है। कई कहते हैं इसमें काम का बर्डन बहुत ज्यादा होता है। जिसका जो मन आता है ना, वो इसके बारे में कुछ भी कह के चला जाता है। लेकिन इसकी वास्तविकता का पता अपन को तब चलता है जब इसके अंदर जो कोई काम करने वाला व्यक्ति है, जो सफलतापूर्वक पिछले 10 साल से एज ए अधिशासी अधिकारी के रूप में काम किया है, उनसे आज अपन विस्तार से जानेंगे कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ईओ क्या होता है, आरओ क्या होता है, ये किन लोगों के लिए एक बेहतरीन पोस्ट है, उसके रूप में काम आ सकती है, आप लोगों के जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकते हो, इस की तैयारी किसको करनी चाहिए और किस प्रकार से इसकी तैयारी कर सकते हो। इन ढेर सारे तमाम आपके जो प्रश्न हैं उनको मैं मेरे साथ में बसंत जी सैनी हैं, वर्ष 2016 बैच के अधिशासी अधिकारी हैं। इन्होंने राजस्थान के विभिन्न शहरों के अंदर एक सफलतापूर्वक एक सफलतम अधिशासी अधिकारी के रूप में काम किया है। इन्होंने हजारों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं अपनी कार्य प्रणाली और अपनी कार्यशैली की वजह से। आज अपन विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सुनील जी। तो सबसे पहला प्रश्न है जो इन बच्चों का कमेंट में आने वाला है, तो वो पहले ही मैं आपसे पूछ लेता हूं। ईओ के बारे में तो नाम बहुत सुना है, लेकिन ये भर्ती केवल ईओ की नहीं है, ईओ और आरओ दोनों की है। तो सर, ईओ और आरओ में डिफरेंस क्या होता है, ये अपने बच्चों को आप समझा दो पूरा। वैसे तो क्या है सुनील जी, आपने इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो पहले ही पढ़ा होगा कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिशासी अधिकारी और रेवेन्यू ऑफिसर राजस्व अधिकारी, ये दो पद हैं। ये बात सही है कि आम लोग अधिशासी अधिकारी या ईओ के बारे में फिर भी जानते हैं, परंतु आरओ रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में नहीं जानते हैं। और ये आम लोगों की बात नहीं है, कंपटीशन करने वाले में भाग लेने वाले बच्चों के साथ भी ये परेशानियां हैं। और मेरे खुद के जीवन की परेशानियां बताता हूं। जब मैं फॉर्म भर रहा था 2016 का सुनील जी, तो उस टाइम हमें प्रायोरिटी भरनी थी। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि ग्रेड पे आरओ का ज्यादा है, तो आरओ कौन सी पोस्ट होती है मैं जिसके लिए फॉर्म भरूं, और या ईओ का ग्रेड पे कम है तो कौन सी भरी जानी चाहिए। मुझे इसका आंसर कहीं नहीं मिला, मतलब मेरे जो जानकार थे वो कोई नहीं बता पाए। लेकिन फिर मैंने ये सोचते हुए कि ईओ एक्चुअल में जिस पोस्ट को मैं जानता हूँ और मैं एक कस्बे का ही निवासी हूँ, तो ऐसे में अधिशासी अधिकारी या ईओ के बारे में जानता था, तो मैंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ईओ भरी और सेकंड प्रायोरिटी आरओ भरी। तो एक्चुअल में जो छोटे कस्बे हैं हमारे यहाँ, जो म्यूनसिपैलिटीज हैं, उनको मोटा मोटी 3 भागों में डिवाइड किया गया है राजस्थान स्टेट में: नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं सबसे नीचे के जो छोटे कस्बे हैं उनका प्रशासन करने वाली जो नगरीय संस्था है वो नगर पालिका कहलाती है। नगर पालिका में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है उसको हम अधिशासी अधिकारी के रूप में जानते हैं या ईओ के रूप में जानते हैं। नगर परिषद है, उसमें जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसको हम आयुक्त के रूप में जानते हैं, कमिश्नर के रूप में। वहां नगर परिषदों में राजस्व इकट्ठा करने को लेके एक पोस्ट है जिसका नाम है राजस्व अधिकारी या आरओ। ये नगर परिषद में होती है मोस्टली, और नगर निगम में भी आरओ की पोस्टें हैं। नगर पालिका में आमतौर पर आरओ की पोस्टें नहीं होती है। ये एक मोटा मोटी डिफरेंस है। लेकिन उसके अगले सोपान में जब आपके प्रमोशन होते हैं तो वो आरओ से आप ईओ बनते हैं और ईओ से भी आप आरओ बन जाते हैं। ये एक इसका मतलब जो राजस्थान म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसी के दोनों पार्ट हैं, आरओ भी और ईओ भी। तो सर, जैसे नगर पालिकाएं हैं छोटे लेवल पे, वहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि ईओ आरओ का भी काम है, वो ईओ ही करता है।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वहां पर वैसे तो आरआई की पोस्टें भी होती हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, और ईओ एक्चुअल में नगर पालिका के सारे काम ईओ के मार्फत ही होते हैं या ईओ ही करता है। वो आप अगर फायर के संदर्भ में देखोगे तो उस नगर पालिका का मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी ईओ होता है। उस नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी के रूप में तो वो काम करता ही है। उसका रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम भी ईओ ही करता है, ईओ की मॉनिटरिंग में होता है। तो ये सारे काम ईओ करता है। इसके अलावा उसके विकास के काम है वो भी ईओ करता है। इसके अतिरिक्त आप भूमि के काम देखोगे, पट्टे से संबंधित काम, वो भी ईओ के हैं। तो नगर पालिका के जन्म प्रमाण पत्र से लेके और मृत्यु प्रमाण पत्र तक जारी करने का जो काम है वो ईओ का ही रहता है। जो नगर पालिका का है वो समस्त काम ईओ के मार्फत होते हैं, तो ईओ का ही रहता है। तो मतलब अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बड़ी जो नगर पालिका है या कहीं अपन नगर परिषद या नगर निगम है, वहां पे ईओ के बहुत सारे काम होते हैं। तो वो कार्य बंटाने के लिए राजस्व वाला पार्ट है वो आरओ को, और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो ईओ को दे दिया जाता है। नहीं, नगर निगम में और जो नगर परिषद है वहां पर ईओ का पद नहीं होता है। एक्चुअल में नगर परिषदों में जो पद है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो ईओ का पद है सीईओ, वो आयुक्त का पद होता है। तो वो कौन होता है सर? आयुक्त? आयुक्त ईओ से ही प्रमोशन होके कमिश्नर बनते हैं, प्रमोट होके कमिश्नर ईओ ही आगे तक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और निगम के अंदर मोस्टली जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो, उसको भी कमिश्नर ही कहा जाता है, आयुक्त ही कहा जाता है। लेकिन निगम में ये पद आईएएस के लिए रखा गया है, तो मोस्टली आईएएस को निगम आयुक्त लगाया जाता है। वहां एक पद और होता है उपायुक्त का, है ना। उपायुक्त में भी आरएमएस और आरएस दोनों के पद बंटे हुए हैं। तो जो ईओ और आरओ हैं वो जब आरएमएस पोस्ट के तहत उपायुक्त तक जाते हैं। आरएमएस बोले तो इसकी फुल फॉर्म? राजस्थान म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मतलब जो ईओ वाले हैं वो उनका प्रमोशन होके आगे आरएमएस पोस्ट में जाके वहां तक जाएंगे। हाँ, आरएमएस है वो। हाँ हाँ, ईओ का पद ही आरएमएस पोस्ट है, आरएमएस के अंतर्गत आता है। और वही प्रमोशन होके वो कमिश्नर बनते हैं नगर परिषद में, और वो जब नगर निगम में जाते हैं तो वो उपायुक्त पद पर रहते हैं। एक आपने बात बताई अभी अपनी बातचीत के दौरान ही, आपने बोला कि जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक का काम है वो नगर पालिका के अंदर ईओ के द्वारा किया जाता है। ये सुनते भी हैं, सब स्टूडेंट भी सुनते हैं कि भाई पूरा काम होता है। आप एक मोटे मोटे कामों के रूप में एक बार थोड़ा सा बता दें स्टूडेंट को कि ये काम होते हैं, ये हमारे प्रशासन में होते हैं, ये चीजें होती हैं। तो क्या क्या इसकी जॉब प्रोफाइल अपन माने तो क्या क्या काम रहते हैं आपके, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आपके? देखिए, मोटा मोटी तौर पे नगर पालिकाओं में सफाई व्यवस्थाएं नगर पालिका ही करती है। शहर की सार्वजनिक जो रोशनी है, स्ट्रीट लाइट वगैरह, उसको मेंटेन करना वो नगर पालिका करती है। इसके अतिरिक्त शहर की जो सड़कें हैं उनका मेंटेनेंस, उनको बनाने का काम वो नगर पालिकाएं करती है। इसके अतिरिक्त शहर में जो भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनका निर्माण भी नगर पालिकाएं करती है। वो सामुदायिक भवन हो सकता है, वो रेन बसेरा हो सकता है, वो अन्नपूर्णा रसोई हो सकती है। इसके अतिरिक्त बहुत सी चीजें हो सकती है। जिस तरह से मैं जब केकड़ी में था तो वहां नगर पालिका ने स्टेडियम बनाया था। डीडवाना में नगर पालिका के द्वारा ऑडिटोरियम बनाया गया है। तो इस तरह की जो सार्वजनिक भवन है वो नगर पालिकाएं और नगरीय निकाय करते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ किसी तरह का मेला लगना है, कोई उत्सव है, वो भी नगर पालिकाएं ही करवाती है। इसके अलावा भूमि संबंधी काम, शहर के डेवलपमेंट में भूमि का एक बड़ा महत्व है कि लोगों को किस तरह से बसाया जाए ना, तो वो काम नगर पालिकाएं करती है। तो नगर पालिकाओं के काम काफी विस्तृत होते हैं और नगर पालिकाएं उनको पूरे शहर के एक तरह से माने तो शहर का मोटा मोटी जो समस्त सार्वजनिक कार्य हैं वो नगर पालिकाएं करती है।
बसंत जी सर हैं, वो राजस्थान के कई जो बड़े शहर हैं उनके अंदर ईओ की पोस्ट एज ए अधिशासी अधिकारी के रूप में रहे हैं। मैं बात करूं नाथद्वारा, डीडवाना, केकड़ी, सुजानगढ़, नौहर, अभी वर्तमान में बांदीकुई पोस्टेड हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। और कई बार हमारी बैठ के चर्चा होती है और बहुत सेटिस्फाई वाले, कई बार आदमी को आत्मसंतुष्टि होती है कि यार मैंने ये काम करके मैं खुश हूं, मतलब काम से मैं मेरे काम से खुश हूं। अपन उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि अपने बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि हम मतलब लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं इस पोस्ट पे होते हुए, क्या मतलब हमारा किसी के जीवन में मतलब कैसे खुशियां ला सकते हैं, या हम कोई पीड़ित व्यक्ति है उसकी कैसे पीड़ा दूर कर सकते हैं, ऐसा भी इसमें है क्या कुछ? देखिए, वैसे तो क्या है, प्रशासनिक आप किसी भी पद में जाएं, हम्म, आम लोगों के आपसे बहुत काम पड़ते हैं। उनके कामों को आप अच्छे तरीके से करके, उनको संतुष्ट करके और आपको उनके जीवन में चेंजेस ला सकते हैं। और देखिए, निश्चित रूप से ईओ का जो कार्य है वो शहर के अंदर छोटी छोटी व्यवस्थाएं करके, छोटे छोटे परिवर्तन करके वो शहर के अंदर शहर की दशा और दिशा बदल सकता है। ये ईओ का मेन कार्य है। जैसे अगर आपने कहा कि क्या कर सकते हैं हम, किसी के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, तो वैसे तो क्या है, हम दिन प्रतिदिन के कार्यों में हम रोज ऐसे कामों से, ऐसे लोगों से रूबरू होते हैं जिनमें लगता है कि हमें इनका एक छोटा सा काम जो अपने लिए छोटा हो सकता है, उनके जीवन में वो काम बहुत बड़ा हो सकता है। तो वो करके उनको बहुत रिलीफ दे सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। ऐसे अगर आप करो तो मैं बताऊं आपको, मेरे याद आ रहा है, मतलब आपको संतुष्टि की बात बताऊं कि बहुत ही, मतलब जब आप किसी का भला करते हो तो आपको आत्मिक संतुष्टि मिलती है। वैसे काम ईओ के पास बहुत है करने के लिए। आपके कोई ऐसा ध्यान में आ रहा हो, ऐसी चीजें कुछ जैसे दिन प्रतिदिन आप कर रहे हो उनमें? जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ हाँ। कि जब मैं केकड़ी अधिशासी अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहा था, तो प्रशासन शहरों के संग अभियान था। उसमें हमें थे कि जो गाड़ियां लोहार हैं उनको आपको कहीं ना कहीं स्थायी रूप से बसाना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट की योजनाएं बहुत लंबे समय से है कि गाड़ियां लोहारों को देश की आजादी के बाद से ही बसाया जाना चाहिए, परंतु बहुत सी चीजें रहती है जिससे लगभग जगह देश की आजादी को 75 वर्ष होने के बावजूद गाड़ियां लोहारों को स्थायी जगह नहीं मिल पाई। तो इसको लेकर मेरे मन में बड़ा कहीं ना कहीं था कि ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है कि देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी आज सड़क के किनारे बैठे हैं। तो मैंने इसको कहीं ना कहीं बड़ा सीरियस लिया, गंभीर लिया, और मैंने अपने स्टाफ को कहा कि सबसे पहले आप सर्वे करें। हमने सर्वे किया तो 35 घर हमें गाड़ियां लोहारों के मिले। उनमें से 2 घर ऐसे थे जिनके पास पक्के मकान थे और 33 लोगों के पास कोई कहीं नहीं था, झोंपड़ी के रूप में वो सड़क के किनारे रहते थे। हमने एक जगह चिन्हित की, उस जगह में लेआउट प्लान स्वीकृत कराया और हमने वहां 35 प्लॉट की व्यवस्था की और उन सब गाड़ियां लोहारों को हमने बुलाकर उनके दस्तावेजों को, मेरे एक कर्मचारी था उनको स्पेशली लगाया ही मैंने इस काम के लिए था कि तू यही काम करेगा अभियान में, सबसे पहले जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता तो कोई और काम नहीं करेगा। और इवन उन गाड़ियां लोहारों को हमने फोटोकॉपी, उनको फॉर्म भरना नहीं आता था, उनके पास दस्तावेजों का अभाव था, तो मतलब हमने उनके 2 दस्तावेज पूरे कराए। जैसे उस टाइम मेरे मित्र ही हैं, वो तहसीलदार थे राहुल जी पारिक, उनको मैंने बताया तो उन्होंने उन सब के विमुक्त और पिछड़ी जातियां और घुमंतु के अंतर्गत उनके सबके दस्तावेज पूरे किए, प्रमाण पत्र जारी किए। हमने उन दस्तावेजों की पूर्ति करके उनको आवास आवंटित किए। और देखिए सुनील जी, 33 घरों को सबसे पहले हमने आवास आवंटित करके पट्टे दिए, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके हमने भवन स्वीकृत किए और अभी 33 के 33 लोग मकान बना के रह रहे हैं।
क्या बात है, क्या बात है। ना, पिछले दिनों मेरे को एक शादी में केकड़ी जाना पड़ा। तो जब मैं गया वहां तो उनको भी पता चला कि सर आने वाले हैं, तो उस शादी में वो मेरे को धन्यवाद देने के लिए आ गए। तो ये चीजें, इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। ये चीजें बड़ी संतुष्टि देती है जीवन में। किसी का घर बसाना मतलब यार, इससे बड़ा और क्या खुशी हो सकती है। और वो भी उन लोगों की जिनको योजनाएं चल रही हैं, सरकारें, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ढेर सारी योजनाएं हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है उसके बारे में। और वो योजनाएं, ऐसा नहीं है कि यू अपनी जेब से निकाल के और किसी का भला कर रहा है। भला मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं, लेकिन उनको एक बेहतर इंप्लीमेंट करने वाला एक प्रशासक है, वो किसी के जीवन में उन योजनाओं के माध्यम से बदलाव ला सकता है। और ये बदलाव, इससे बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल जब बैठे थे ऑफ द रिकॉर्ड, तो सर ने मेरे को बताए पूरे कि ऐसे ऐसी चीजें हैं करके, मतलब, और उनको सुन के एक मन में ये होता है कि नहीं यार, इस पोस्ट पे तो जाना चाहिए। मतलब लोगों के, यदि आप में जुनून है कि किसी के जीवन में मेरी वजह से खुशी आ सके और मैं बदलाव ला सकूं, तो इस पोस्ट पे आप जा सकते हो। बहुत सारे आपके पास में अधिकार होते हैं। हर अधिकार है वो अपने साथ में जिम्मेदारी भी लेके आता है, लेकिन बहुत सारे पावर होते हैं जिसके माध्यम से आप ये चीजें कर सकते हो। लेकिन सर एक प्रश्न है कि जैसे पावर, मतलब पावर कह दो या मतलब उसको अधिकार कह दो, कि अपन उन योजनाओं का अपन लाभ दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने अपने को इतना पावर तो दिए है ना, हाँ। जिससे उन लोगों को अपने लाभ दे सकते हैं। हाँ। अगर आज अपने पास उस तरह के पावर्स नहीं हो तो लाभ नहीं दे पाएंगे। सही बात है। तो दिए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए दिए हैं, उनकी जिम्मेवारी दी है उन लोगों के रूप में। और निश्चित रूप से देखिए, ऐसे दिन प्रतिदिन में अनेक काम होते हैं कि छोटी छोटी चीजों की वजह से, देखिए, देश के अंदर एक बदलाव का दौर है। कम पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके दस्तावेजों में अनेक कमियां होती है, जिसकी वजह से वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। ऐसे हमने लोग देखे हैं, उनके पास भूमि है, अपना आवास है, परंतु 50 साल हो गए और आज तक उनको उसका स्वामित्व जो पट्टा नहीं मिला। और पट्टा नहीं मिलने का कारण ये कि वो दस्तावेज पूरे नहीं कर पाते हैं। तो फिर उनको जब सरल भाषा में बताया जाता है, कर्मचारियों को थोड़ा कहा जाता है कि आप मानवता रखते हुए इन लोगों के दस्तावेजों की पूर्ति अपने कराएं, तो ऐसे, और जब उनको पट्टा मिलता है तो वो बहुत आशीष देकर जाते हैं वो लोग। तो ये चीजें बहुत संतुष्टि देती है। अभी हाल ही में सर है वो नोहर, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर एक नगर पालिका है, काफी बड़ी नगर पालिका है। वहां पे ये लगभग 1 साल के आसपास, 1 साल, 1.5 से 2 साल वहां पे एज ए अधिशासी अधिकारी के रूप में रहे। और शहर के सौंदर्यीकरण में, और शहर के अंदर जो अतिक्रमण हटाकर और वहां पे सड़कों का चौड़ीकरण करना, या मतलब वहां पे पूरे शहर को एक वेल मैनेज्ड स्थापित करने में सर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और दिल्ली अखबार में आना, दिल्ली न्यूज आना, वहां के जिला कलेक्टर, एसपी, वहां के लोकल प्रशासन, बाकी एसडीएम, डिप्टी, बहुत बड़े स्तर पे जो दस्ता है वो वहां पे पहुंचाकर बहुत शानदार काम किया है। वहां के मतलब नौहर, चूंकि मैं कहूंगा मेरा ससुराल भी है, तो वहां पे काफी नाम सुनने को मिला है। सर ने 2 साल के अंदर बहुत शानदार काम किया वहां पे। तो सर ये जो काम करते हो आप इस दौरान, इस काम के अंदर एक चीज मतलब प्रश्न आता है कि मतलब इसमें राजनीतिक दबाव कितना रहता है। ये देखिए सुनील जी, बात ऐसा है कि प्रशासन का कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसमें राजनीतिक दबाव जैसा कुछ नहीं। देखिए, देश में लोकतंत्र है और नगर पालिकाएं तो स्थानीय स्वशासन का पार्ट है। हमारी तीसरी जो स्थानीय स्तर की सरकार है वो नगर पालिकाएं खुद सरकार है। और उसमें अधिशासी अधिकारी के साथ साथ एक राजनीतिक पद भी होता है। अध्यक्ष का पद होता है, आपको पता हो तो। हाँ। तो वो राजनीतिक पद होता है। राजनीतिक व्यक्ति जनता का जनमानस क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको प्रतिनिधित्व करता है। तो राजनीतिक दबाव जैसा कुछ नहीं होता। होता ये है कि वो जनता की भावनाओं को आप तक पहुंचाता है। तो ऐसे में उनकी अपेक्षाएं जैसा जनता चाहती है वैसा होता है। अच्छा, कई बार क्या है, अच्छा, और जैसे अतिक्रमण, आपने कहा कि नौर में अतिक्रमण की ड्राइव हमने चलाई, तो उसमें ये नहीं कि ईओ ने चलाई, सभी प्रशासन और राजनीतिक लोग सभी ये चाहते थे कि भी
वहाँ एक इंसिडेंट हुआ कि एक बार जाम के अंदर एक एम्बुलेंस के फंसने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो वो चीज पूरे प्रशासन को, सभी लोगों को बड़ी कचोट रही थी। तो ऐसे में वहाँ के जनमानस का एक तबका ये चाह रहा था कि अतिक्रमण हटे और रोड खुले, और हमने जो सड़क लगभग 16 फीट की थी उसको खोलते हुए 82.5 फीट खोला। तो उसमें योगदान कोई सिर्फ अधिशासी अधिकारी के रूप में मेरा ही नहीं, सभी का था। हाँ, इच्छा शक्ति होती है कि उसमें कुछ परेशानी आती है, कई तरह के कोर्ट केसेस होते हैं, कई बार पॉलिटिकल कुछ गुट होता है, अतिक्रमण हटाते हैं तो वो नहीं चाहता कि अतिक्रमण हटे, उनको व्यक्तिगत रूप से नुकसान होता है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों के पास जाता है कि आप लोग अतिक्रमण नहीं हटने दें। लेकिन ओवरऑल जनमानस चाहता है वही काम, है ना, लोकतंत्र में किया जाता है। तो राजनीतिक जो लोग हैं वो जनता की बातों को, जनता के विचारों को तो रखेंगे। ये तो सर का एक बड़प्पन है। और जब सर ये बता रहे हैं कि नहीं ये मेरा अकेले का काम नहीं था, ये पूरे प्रशासन का काम था, और ये तब मेरे को एक बात याद आ रही है कि एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, तो वो जब इसरो में काम कर रहे थे तो उस दौरान उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था। तो उन्होंने जाके पर्सनली माफी मांगी, बोले कि भाई ये मेरी गलती है और इसकी वजह से पूरे देश को निराशा हाथ लगी है, और इसकी वजह से मतलब बहुत सारे पैसों का नुकसान हुआ है। उसके बाद सफलता मिली, तब उन्होंने जाके यही बात बोली, बोले कि ये मेरी पूरी टीम है, उसका योगदान है और उस टीम की वजह से ये सफलता मिली है। तो ये तो क्या है कि जब अपने अंदर जब चीजें भरी हुई होती है ना, तो बाद में इस तरीके के शब्द निकलते हैं कि नहीं, जब खुशियां हैं, जब विजेता बनोगे तो पूरी टीम की हिस्सेदारी मानी जाती है, और जब फेलियर है तो बाद में वो व्यक्तिगत रूप से उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं ये मेरा फेलियर मैं मानूंगा। ये एक अच्छे लीडर की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। तभी उनके साथ में टीम है वो जुड़कर और एक बेहतरीन काम करने के लिए जुड़ी रहती है और लालायित रहती है एक तरह से। लेकिन ये जो आपने इतने सारे काम बताए अतिक्रमण के, इस दौरान एक जो शंका सबसे बड़ी जो गर्ल्स देख रही हैं यहाँ पे, उनके ये रहता है कि लड़कियों के लिए ये पोस्ट कैसी है, इसमें तो बहुत ज्यादा हेक्टिक होता होगा काम, इसमें समय सीमा भी कोई निश्चित नहीं होगी। तो उनके बारे में आपके साथ में होंगी महिलाएं भी काफी सारी होंगी अधिशासी अधिकारी? निश्चित रूप से। हाँ हाँ। देखिए, महिलाएं काफी ऑफिसर हैं मेरे साथ के भी हैं, मेरे से सीनियर भी हैं, मेरे से जूनियर भी हैं। और जो प्रोफाइल की जहां तक बात है, देखिए लोगों की अपेक्षाएं आपसे काफी ज्यादा होती है, काम की व्यस्तताएं होती है, लेकिन बहुत सी महिला ऑफिसर्स को मैं जानता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। मेरे साथी अधिकारी भी हैं, मेरे सीनियर अधिकारी भी हैं, उनको मैंने काम करते हुए देखा है, सीखने को भी उनसे बहुत कुछ मिला है। तो ऐसा नहीं है, बहुत से अच्छे ऑफिसर्स हैं ना, वो अच्छा काम करते हैं, तो महिलाओं को कि नहीं कर सकती ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी ऑफिसर्स देखी है मैंने। तो जो ये आपका एक तो ट्रांसफर वाला अपन ने बात की, नाथ द्वारा, कभी डिडवाना, कभी नोहर, कभी केकड़ी, कभी यहाँ पे अभी सर की पोस्टिंग यहाँ बांदी कोई है, तो अलग अलग जगह रहता है। तो अपनी निजी लाइफ, जो बच्चे हैं, परिवार है, अपनी बाकी की गृहस्थी है, उसके साथ आपका मैनेज कैसा रहता है? देखिए, निजी लाइफ है वो ऐसा तो कुछ नहीं है कि निजी लाइफ, तो प्रत्येक जॉब करते हो आप, जॉब के साथ चीज़ें एडजस्ट करनी होती है। सैटरडे संडे की छुट्टियां होती है, उसमें आप परिवार के समय दे सकते हैं। इसके अलावा परिवार, जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक साथ रख के, है ना, सुबह शाम आप परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं। तो निजी जीवन भी अच्छा है, ऐसी कोई समस्याएं मेरे को तो किसी अधिकारी के साथ लगी नहीं है। मेरे काफ़ी साथी अधिकारी हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की बात है, और प्रशासन के किसी भी पद में जाएं सुनील जी आप, तो आपको कार्य की व्यवस्थाएं रहेंगी। आपका एक निश्चित शेड्यूल नहीं हो सकता। जब आपके साथ फील्ड के रूप में आप काम करते हो, आप उसको एक टाइम बाउंड में नहीं बांध सकते आपको। लेकिन वो क्या है, जैसे आप ये समझिए, कोरोना आया, है ना, कोरोना आया तो ठीक है, कोरोना में आपको काम करना है, आप घर नहीं बैठ सकते,
ठीक है, लेकिन आप क्या काम कर रहे हो? आप लोगों को जीवन बचाने का काम कर रहे हो। सही बात है ना, उस टाइम मुझे ध्यान था, मैं डीडवाना था, और इस तरह की परेशानियां होती है कई बार कि एक परिवार में एक व्यक्ति एक्सपायर हुआ। एक पत्रकार बंधु का मेरे पास फोन आया, हमारी टीम वहां गई, उनको मतलब अंत्येष्टि के अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए, तो उसके बेटे ने भी हाथ लगाने से मना कर दिया। और वो पत्रकार बंधु जो मुझे फोन कर रहा था वो उनका रिलेटिव था। तो हमारी टीम पहुंच चुकी थी। वो उस हमारी नगर पालिका प्रशासन का पहला अंतिम संस्कार था कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का। तो टीम भी थोड़ी डर रही थी, हालांकि पीपीटी किट और वो पूरे नॉर्म्स के साथ थे, फिर भी डर रही थी। मुझे जाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, तो उस पत्रकार बंधु का फोन आया, तो मैंने उसको कहा कि आपको भी हम पीपीटी किट उपलब्ध कराते हैं, आप भी आए, और मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, शमशान भूमि पहुंच रहा हूँ। तो उस पत्रकार बंधु ने अपना फोन बंद कर लिया कि मैं तो नहीं आऊंगा। तो इतना डर का माहौल था उसमें, आपने सफलतापूर्वक काम किए। फिर मेरी टीम ने कम से कम उस दौरान 20 से 30 अंतिम संस्कार किए। तो ये लोगों को बचाने के लिए, है ना, हॉस्पिटल तक में जब डॉक्टर तक डर रहे थे, तब नगर पालिका कर्मचारियों ने बहुत ही शानदार काम किया। मुझे लगा कि वाकई में ये जो हमारे स्वच्छता कर्मी थे वो दूत बनकर काम कर रहे थे। निश्चित रूप से जब आपके अंदर ये हौसला होता है कि किसी की भलाई का हौसला होता है, किसी के जीवन में बदलाव, पॉजिटिव बदलाव है, उसका आपके जीवन में जब आपको ये जुनून होता है, तो फिर डर है वो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाता है। और ऐसा जिनको अवसर मिलता है, मैं कह सकता हूँ वो काफी मेहनती और सौभाग्यशाली होंगे जिनको ये मौका मिलता है। अपन जॉब प्रोफाइल के बारे में ढेर सारी बातें की हैं, अब थोड़ा सा अपन इसकी तैयारी के बारे में कर लें, तब अपन इस जॉब प्रोफाइल तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो बाद में अपना ये सपना अधूरा रह सकता है। इसमें अभी पार्ट ए और बी आता है सर। हाँ, तो बी वाला पार्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि नगरपालिका एक्ट है वो तैयार करना है बच्चों को। तो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका कुछ, जैसे आप तो प्रैक्टिकली उनको डेली लाइफ में है वो उनको यूज करते रहते हो। देखिए ऐसा है सुनील जी, जैसे मैं समझता हूँ, आप किसी भी पद के तैयारी करते हो तो उसका सिलेबस उस पद के अनुसार बनाया जाता है, जो आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर काम आता है। तो जैसे इसका जो सेकंड पार्ट है वो म्युनिसिपैलिटी के डे टू डे लाइफ के अंदर काम आने वाला पार्ट है, वो इसमें शामिल किया गया है, जिससे आपको दिन प्रतिदिन, चाहे वो म्युनिसिपल एक्ट हो, चाहे वो कार्य संचालन नियम हो, चाहे वो सरकार की योजनाएं हो, जिनको आपको धरातल पर लेकर आना है, तो उन सबको शामिल किया गया है। और उसको, मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको अधिशासी अधिकारी के रूप में काम करना है तो उनको अपने सिर्फ पढ़ने तक नहीं, जीवन में उतारने के रूप में, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ, जैसे आज सरकार की एक योजना है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसमें सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में उसको आप किसी दिन जाके देखो किस तरह की प्रोसेस अपनाई जा रही है, उसकी गाइडलाइन क्या है ना, उसको अच्छे से आप पढ़ो, तो निश्चित रूप से आपको वो बाद में जो काम आएगी वही आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आपको पढ़ना होगा, रेगुलर मेहनत करनी होगी, और सिर्फ आप ऐसा नहीं कर सकते कि पार्ट भी हम जब एग्जाम आएगा तब कर लेंगे। देखिए, वैसे तो क्या है, प्रशासनिक पद के अलावा प्रतियोगी परीक्षा की बात करूं तो मैं कई प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल रहा हूं, सफल भी रहा हूं, और कभी कभी असफलताएं भी मिली है। तो उसमें मैं एक बार इंटरप्रेट करूंगा, बसंत जी हैं वो इससे पहले शिक्षक थे, और उसके बाद में सेकंड ग्रेड में थे, फिर स्कूल लेक्चर बन गए, और उसी दौरान ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएस है उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, और उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। उसी दौरान ये भर्ती आई थी और उसके अंदर सेलेक्ट हो गए। एक बात कहते हुए बसंत जी को भी ये अटपटा लग रहा है, और मेरे को भी बसंत जी कहते हुए अटपटा लग रहा है। मेरे बड़े भाई साहब हैं, मैं इनको भाई साहब कह के नहीं पुकारता हूँ, आज ये नाम थोड़ा सा औपचारिकता लगती है। और
भाई साहब हैं वो मेरे को सुनील जी कह के पुकार रहे हैं, तो मेरे को सुनील कह के पुकारते हैं। तो ये एक चीज, ये औपचारिकता सी एक इंटरव्यू के अंदर देखने को मिली होगी आपको। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी बात ये है कि अभी जो भाई साहब की ड्यूटी है वो है बांदीकुई दौसा के अंदर, और सैटरडे संडे को ये जयपुर में रहते हैं। चूंकि अपना जो 25 तारीख से बैच शुरू हो रहा है उसके अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको पार्ट बी है उसकी जो प्रैक्टिकली चीजें हैं उनको बताने के लिए अपन समय समय पे सर को बुलाते रहेंगे, और इनके जो निजी अनुभव हैं और इसके जो प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकली उनको कैसे उन धाराओं को अपन यूज कर सकते हैं ताकि वो आसानी से याद हो सके। देखो, एक तो एकदम सीधा रट्टा लगाना है, वो तो लगाना ही है, और लेकिन उनको अपन समय समय के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, अपन को एक मोटिवेशन मिलता है, तो अपने साथ में आते रहेंगे उन चीजों को। क्योंकि इनका मूल जो था गुण था वो एज ए शिक्षक का रहा है, तो शिक्षक का रहा है, तो अभी इनका वो जो पहले का जो गुण है ना, इस गुण को वापिस अपन लेके आएंगे। अब जो आपका जो अनुभव है एज ए अधिशासी अधिकारी वाला, अब वापिस इस शिक्षक के रूप में अपन उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। तो अपन मिलते भी रहेंगे आगे इस चीज को लेके भी। बाकी आप लोगों के कौन कौन से प्रश्न हैं और आपको क्या लगा है, कैसा लगा ये इंटरव्यू, कमेंट करके जरूर बताना। साथ में आपके कोई और भी प्रश्न हो तो आगे अपन उन प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आ सकते हो, मिल सकते हो। भाई साहब हैं, रजनीश भाई साहब हैं, और बहुत सारे जो ईओ हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में काम किया है, उनसे आपसे रूबरू करवाते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। सब चीजों के बारे में, उनकी छोटी छोटी बारीकियां हैं उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। बाकी अपना 25 तारीख से इसका बैच चल रहा है ऑफलाइन, जयपुर के अंदर वन एंड ओनली इंस्टीट्यूट है जो इसका एक बहुत डेडिकेटेड बैच है वो शुरू कर रही है। और ऑफलाइन ही अपन क्यों शुरू कर रहे हैं, उस चीज का एक बड़ा रीजन ये है कि ऑफलाइन के अंदर बच्चा है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएगा। उनको अपन पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करेंगे कि 3 से 4 घंटे की क्लास के बाद में उनको 7 से 8 घंटे का एक टारगेट दे सकें अपने सुपरविजन। एक बहुत ही शानदार वातानुकूलित लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको पूरी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और आपसे रूबरू होंगे, आपके समय पर टेस्ट होंगे, आपकी परीक्षाएं होंगी, जिसके माध्यम से आप में निखार लाया जाएगा। तो 25 तारीख से अपना बैच स्टार्ट होगा, 25 तारीख को अपन मिलेंगे। आप सब पधारिएगा। समय है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि किस टाइम अपना सेमिनार होने वाला है, कितनी बजे से अपनी क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। और बसंत जी हैं, रजनीश जी हैं, ये आपको जो पार्ट बी वाला जो बी पार्ट है, क्योंकि ये दोनों ही मूल रूप से शिक्षक रहे हैं। रजनीश जी हैं वो भी पहले शिक्षक थे, बसंत जी हैं ये भी पहले शिक्षक थे, इसके बाद में ये अधिशासी अधिकारी हैं। तो इन चीजों को अपन इनके जो शिक्षक रूपी जो उनका पहले का रूप है उसको और निखरने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।